हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अरे ओ गंवार औरत, कहाँ मर गई? सुनाई नहीं दे रहा या फिर दिख नहीं रहा है? कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, जिंदा भी हो या मर गई? आदित्य जोर जोर से अपनी पत्नी सुरेखा को चिल्ला रहा था। सुरेखा बर्तन साफ कर रही थी। साड़ी में हाथ जल्दी सफाई करते हुए आई और बोली, क्या चाहिए आपको? मेरा रुमाल कहाँ है गंवार औरत? सोचा था पढ़ी लिखी पत्नी मिलेगी, घर संभाल लेगी, मेरी सेवा करेगी, पर तुम्हारी हरकत तो गंवारों जैसी है। और इन महारानी जी की तो नखरे ही नहीं पूरे होते। सुबह से सजना संवरना शुरू होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी कोठे पर बैठने जा रही है। इसी तरह आदित्य बड़बड़ाता रहा। कुछ देर शांति रही, पर फिर चिल्लाने की आवाज आई, नाश्ता तैयार है या अभी होटल से मंगवाना पड़ेगा? तभी सुरेखा गर्मा गर्म आलू का पराठा और चटनी ले आई। तभी ऐसा लगा कि आदित्य ने कोई चीज दीवार पर दे मारी हो। शायद नाश्ते की प्लेट थी। अरे मिर्च की थैली उड़ेल दी है पराठे में। पति चला जाएगा तो ठूस ठूस कर खा लेना। बेचारी सुरेखा धीरे से बोली, अच्छा सादा पराठा ले आती हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। अब मैं शाम को भी इस घर में नहीं आऊंगा। सुरेखा ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? यूं इस तरह से घर से जाएंगे तो आप मेरे गले से निवाला कैसे उतरेगा? आदित्य ने कहा, मरो जाकर। और सुरेखा के गाल पर एक तमाचा दे दिया और पीछे का दरवाजा खोलकर गाड़ी ऐसे स्टार्ट की जैसे किसी जंग पर जा रहा है। ऐसे मौकों पर आदित्य अक्सर गाड़ी तेज रफ्तार में ही चलाता है। अम्मा जी सहित पूरा परिवार आंगन में आ गया था। नन्हा मयंक अपनी माँ यानी सुरेखा की जेठानी के साड़ू के पल्ले के मुंह में छिपाए खड़ा था। आदित्य की चीख सुनकर परिवार के सभी सदस्य तो क्या, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते थे। पर क्या मजाल, कोई एक शब्द भी कह सके। एक बार सुरेखा की जेठानी मोना ने अपने पति राकेश की तरफ देखा कि शायद राकेश कुछ कहें, पर नहीं, अपमान का घूंट पीना राकेश को भी आता है। उधर अम्मा जी को भी देखकर भी यूं लगता है जैसे तिरस्कृत होने के लिए उन्होंने आदित्य को पैदा किया था। वह भी मौन थी। इससे चिढ़कर मोना ने ही अपना मौन तोड़ा और बोली, किसी दिन आपका भाई एक सीधी सादी लड़की को जान से मार डालेगा, लेकिन आप लोग कुछ मत कहिएगा, यूं ही बुत बनकर खड़े रहिएगा। न जाने इतना अन्याय क्यों देखा और सहा जाता है इस घर में। गुस्से से मोना की आवाज कांप रही थी। उधर बेचारी सुरेखा सिसक रही थी। मोना सोचने लगी, अब शाम तक यूं ही वह भूखी प्यासी अपने कमरे में लेटी रहेगी और आदित्य शाम को लौटेगा और ऐसा दिखाएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक बार तो मन में आया कि सुरेखा के कमरे में जाकर प्यार से उसका माथा सहलाए, सहानुभूति से चंद शब्द कहे जिससे उसके मन को शांति मिले। पर सुरेखा ऐसी स्वाभिमानी औरत को यह सब अच्छा नहीं लगता था। क्या मजाल किसी की जो आदित्य भैया के विरोध में कुछ कह सके। मोना अपने कमरे में बैठकर अतीत की यादों में खो गई। जब वह ब्याह करके घर में आई थी तो बड़ा अजीब सा माहौल था। आदित्य भैया और राकेश दोनों जुड़वा भाई थे, पर कुछ पलों के अंतराल में राकेश को बड़े भाई का दर्जा मिला। शांत, सरल और गंभीर स्वभाव के कारण ही राकेश बहुत आकर्षक दिखाई देते थे। नहीं तो उधर आदित्य भैया उग्र स्वभाव के थे। कोई काम तो क्या, शायद एक पत्ता भी आदित्य भैया की इच्छा के विरुद्ध हिल जाए तो आंखें फाड़कर यूं देखते मानो पूरी धरती उन्हीं के इशारों पर नाचती हो। और राकेश आदित्य को नन्हे बालक की तरह पुचकारते सफाई देते। लेकिन आदित्य भैया तो जैसे ठान चुके थे कि सामने वालों का अपमान तो करना ही है। अम्मा जी तब भी अपने कमरे में सिमट जाया करती थी। राकेश जी भी अपना घर छोड़कर बाहर चले जाते थे। मैं अपने कमरे में कितनी देर तक थर थर कांपती रहती थी। उस समय गुस्सा अपने पति और अम्मा जी पर भी आता था, जिन्होंने आदित्य भैया पर अंकुश नहीं रखा था।
तभी तो वह भी बेलगाम घोड़े की तरह भागते ही रहते हैं। घर के माहौल से परेशान होकर एक दिन मैंने राकेश से बहुत झगड़ा किया, बहुत बुरा भला कहा आदित्य भैया को, पर राकेश शांत रहे। फिर गंभीर स्वर में अपने साथ चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर बोले, मोना, यदि आदित्य की जगह तुम्हारा भाई होता तो तुम क्या करती? क्या ऐसे ही कोसती उसे? तो मैंने कहा, सच बताऊं, यदि मेरा भाई ऐसा होता तो मैं उससे संबंध विच्छेद ही कर लेती। और हाँ राकेश, हमारे परिवार में बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वह बड़ों का अनादर कर ही नहीं सकते, समझे आप? गुस्से के आगोश में मैं बहुत कुछ कह गई थी। जब मन थोड़ा शांत हुआ तो खुद को ही समझाने लगी कि मेरे पति भी इसी परिवार के हैं, कभी दुख नहीं पहुंचाया उन्होंने किसी को। फिर आदित्य भैया का व्यवहार ऐसा क्यों है? एक दिन अम्मा जी ने अखबार रद्दी वाले को बेच दिए थे। कुछ दिनों बाद आदित्य भैया को किसी खास दिन का अखबार चाहिए था। चिल्ला पड़े अम्मा जी पर। जैसे तैसे राकेश जी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, आज ही ऑफिस की लाइब्रेरी से तुम्हें न्यूज़पेपर ला दूंगा। पर फिर भी आदित्य भैया की जुबान एक बार शुरू हो जाती है तो शांत करना आसान नहीं होता कि गालियों के बौछार कर दी उन्होंने अम्मा जी पर। अम्मा जी चक्कर खाकर गिर गई। फिर मैंने अम्मा जी को संभाला और राकेश जी न्यूज़पेपर लेने चले गए और मैंने डॉक्टर को भी बुला लिया था। मैं उनके सिरहाने बैठी रही, सोचती रही कि कितना कठोर दिल का व्यक्ति है, संबंधों की गरिमा तक भी नहीं पहचानता। ऐसे ही दिन बीतते गए। आदित्य भैया की शादी के लिए अम्मा और राकेश जी परेशान थे। राकेश अपने भाई के लिए अच्छे घर की सुंदर और शिक्षित लड़की चाहते थे। अम्मा जी तो चाह रही थी कि मैं अपने मायके से ही किसी रिश्तेदार की लड़की को अपनी देवरानी बना लूं। पर मुझे तो आदित्य भैया का स्वभाव अच्छा नहीं लगा। इस कारण से जानबूझकर कौन दलदल में फंसे। एक दिन राकेश जी ने मुझसे कहा, मोना, आदित्य के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो। मैं आश्चर्य में राकेश का चेहरा देखने लगी। समझ नहीं पा रही थी वह वास्तव में गंभीर है या ही मुझसे मजाक कर रहे हैं। फिर मैंने कहा, आदित्य भैया के स्वभाव से तो वही औरत गुजारा कर सकती है जिसमें समझौता और संयम रखने की भावना कूट कूट कर भरी हो। घर या बाहर गुस्सा होते एक पल नहीं लगता उन्हें। मैंने राकेश से कहा, शादी भले ही करवाओ देवरानी जी का, उस पर स्थिति की वही कल्पना की है आपने। कभी आदित्य जब घर के शांत वातावरण को युद्ध भूमि में बदल देते हैं, मैं तो डर कर तुम्हारे शरण में आ जाती हूँ। पर उस बेचारी का क्या होगा? मैंने बात सही कही थी, पर राकेश यह सुनकर गंभीर थे। मेरी सोच चाहे कुछ भी हो, पर राकेश के तो प्रिय भाई और अम्मा जी के लाडले सुपुत्र, और दोनों की दृष्टि में मैं उनका अपराध क्षमा था। वैसे लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है और अच्छे घर से, तो रिश्तों की कोई कमी नहीं होती। आदित्य भैया दिखने में हैंडसम थे। दलापुर वाले राम सिंह की बेटी सुरेखा सभी को बहुत अच्छी लगती थी। जब रिश्ता तय हुआ तब मैं सोच रही थी, क्या देंगे आदित्य भैया अपनी पत्नी को? उनके मुंह में तो सिर्फ बम है जो किसी के दिल को पीड़ा दे सकता है। सुरेखा के भाग्य में हमारे घर ही आना लिखा था, सो आ गई। दोनों भाइयों में इकलौती बहन इतना दहेज लाई कि अम्मा जी पड़ोसियों को गिनवा गिनवा कर थक गई हैं। अपने साथ सुरेखा संस्कारों की नई धरोहर लाई थी। उसकी सरल और सौम्य स्वभाव से सबके मन को जीत लिया था। मुझे लगा देवर जी के स्वभाव को बदलने की समर्थ देवरानी में है। शादी के दूसरे दिन रिसेप्शन का आयोजन था। राकेश की वकालत अच्छी चलती थी। बड़े लोगों में उनका उठना बैठना था। आदित्य भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। निमंत्रण पत्र बांटे गए थे। बहुत से लोगों को बुलाया गया था। सुरेखा को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन को घर पर ही बुलाया गया था। लोगों का आना शुरू हो गया था। उधर सुरेखा तैयार नहीं हो पाई थी। तभी आदित्य भैया कमरे में आ गए।
गुस्से में थे। सामने अम्मा जी मिल गई तो उन्हें ही धरते पूछा, कहाँ है तुम्हारी बहू? महारानी को तैयार होने में कितने घंटे लगेंगे? मैं उनका स्वभाव अच्छी तरह जानती थी तो मैंने बोला, ब्यूटिशियन अंदर है, बस 5 मिनट में आ जाएगी सुरेखा। पर उन्हें इतना धीरज कहाँ था। पर उन्होंने न आ देखा न ताव, जोर से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच गए। शिष्टाचार उन्हें छू तक नहीं गया था। ब्यूटिशियन को संबोधित कर गुस्से में बोले, अब जूड़ा मत बना, चोटी बना गंवार की। समय का ध्यान ही नहीं है। वहां लोग आने लगे हैं। अपमान और डर के मारे सुरेखा के आंसू टपक पड़े। वह बुरी तरह कांपने लगी थी। तब मैं भागकर राकेश को बुला लाई। राकेश भाई को शांत कराते हुए बोले, आदित्य बाहर चलो, तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से और देर होगी, चलो सुरेखा आ जाएगी। मैं आपकी तरह नहीं जो अपनी पत्नी को सिर पर चढ़ा कर रखूं। मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर होता है, आदित्य भैया ने कहा। राकेश उसे समझा बुझा कर ले गए। राकेश में न जाने कितना धीरज था जो अपने भाई का हर कटु शब्द सुन लेते थे। मुझे तो आदित्य भैया किसी मानसिक रोगी से कम नहीं लगते थे। जैसे तैसे तैयार होकर नई बहू स्टेज पर पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सुरेखा ने उदासी की चादर ओढ़ रखी थी। मायका छोड़कर ससुराल में पिया ने कैसा स्वागत किया था। उसकी हंसी खुशी के माहौल में सब काम अच्छे से निपट गया। दूसरे दिन वह दोनों मनाली चले गए। उस दिन रविवार था। जब सब काम को टीवी पर मूवी देख रहे थे तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर सुरेखा और आदित्य भैया थे। सुरेखा हमारे बीच आकर बैठ गई, हंसती रही, बतियाती रही। आदित्य भैया अपने कमरे में चले गए। मैं बार बार सुरेखा की सूनी आंख में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही थी। बात करते करते अक्सर सुरेखा चुप हो जाया करती थी। कभी हंसती, कभी सहम जाती, न जाने किस परेशानी में थी। और मुझे कुछ कुरेदना अच्छा नहीं लगा था। दूसरे दिन से सुरेखा ने घर के कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दिया। मेरे हर काम में हाथ तो बटाती ही अम्मा जी की सेवा भी करती। आदित्य भैया के मुंह से कुछ निकलना तो सुरेखा तुरंत कर देती। एक बार तो सोचने लायक थी कि पति के गुस्से वाले रूप से घबराकर सुरेखा आदित्य भैया के पास पल भर भी नहीं बैठती थी। मेरे साथ बैठकर वह हंसती बोलती खुश रहती थी, लेकिन पति के पास जाते ही विचलित सी हो जाती थी। कई बार जब सुरेखा पति का व्यवहार देखती उन्हें खींचकर सबके बीच में लाना चाहती थी, लेकिन आदित्य भैया नए परिवेश में खुद को ढालने में असमर्थ ही रहते थे। अच्छी शिष्टता पढ़ी लिखी लड़की संस्कार विहीन पुरुष के साथ कैसे रह सकती है? मैं कई बार सोचती थी कि इस आदमी से उसे घृणा नहीं होती होगी। एक बार राकेश टूर पर गए थे। मैं अपने कमरे में कपड़े तह कर रही थी कि देवर जी की बड़बड़ाहट आहट सुनाई हुई और कुछ ही देर में चिंगारी से विस्फोट का रूप ले लिया था। उनके रजिस्टर पर मेरा बच्चा मयंक तिरछी रेखाएं खींच आया था। हर समय अपनी चाची के कमरे में ही बैठा रहता था। सुरेखा को भी मयंक के बिना चैन नहीं था। बेवकूफ ने मेरा रजिस्टर खराब कर दिया, गधा कहीं का। अपने कमरे में रहता भी है या नहीं, यहीं पड़ा रहता है। आदित्य भैया चीखे थे। सुरेखा ने एक शब्द भी नहीं कहा था। गुस्से में शायद व्यक्ति विरोध की प्रतीक्षा करता है, तभी तो बातें खींचती हैं। तभी आग बबूला होकर आदित्य भैया पलंग पर पसर गए और अचानक पलंग से उठा तो उसे उसकी चप्पल नहीं मिली। पोछा लगाते समय काम वाली ने शायद पलंग के नीचे खिसका दिया था। काम वाली तो नहीं मिली, उन्होंने पीट डाला मेरे मयंक को। सुरेखा मयंक को बचाने लगी, पर वह तो सुरेखा को ही पीटने पर तुल गए। मैं भागकर अपने मयंक को ले आई और पीठ सहलाती जा रही थी मैं, और सोचती भी जा रही थी कि क्या मयंक ने इतनी बड़ी गलती की थी। किसी को मैंने भी कुछ कहा नहीं था। चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। पति को शांत कर कुछ देर बाद सुरेखा मेरे कमरे में माफी मांगने लगी। मैं बुरी तरह उत्तेजित हो चुकी थी। अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही और मैं बोली, देखूंगी जब अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। तब सुरेखा दया का पात्र बनकर रह गई।
बेचारी, और क्या करती। हमेशा की तरह उसे बैठने को भी नहीं कहा था मैंने। शाम को अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए आदित्य भैया खिलौना लेकर आए थे। मयंक तो सामान्य हो गया था। बच्चा जो था अपमान की भाषा कहाँ पहचानता था। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था कि यह खिलौना उसके सामने फेंक दूं। लेकिन संयम रखना राकेश ने खूब सिखाया था। उस समय मैं अपमान का घूंट पीकर रह गई थी। उसके बाद तो जैसे रोज का नियम बन गया था। सुरेखा इतना अपमान और आरोप सहती उतना ही अधिक तीव्र होती जाती थी। कितना कुछ सुनती रहती, जाहिल, गंवार और न जाने क्या क्या। कितनी बार रोते हुए देखा था मैंने। मैं सोचती थी कि सच में मेरी देवरानी पढ़ी लिखी होकर भी गंवार है, मुंह तक नहीं खोलती बेचारी। देवरानी मैं होती तो कब का छोड़कर जा चुकी होती। प्रतिकार की भाषा सुरेखा जानती ही नहीं थी और पति का विरोध करने के लिए उसके संस्कार उसे अनुमति नहीं देते थे। शादी को 1 साल हो गया था। अब वह सूख कर कांटा हो गई थी। वह माँ बनने वाली थी, पर लगता है उसकी संतान अपनी माँ को यूं तिरस्कार होते हुए देखेंगे। मैं अतीत के यादों में डूबी हुई थी। तभी सुरेखा मेरे पास आई और बोली, भाभी, मेरे भाभी का फोन आया था, वह मुझसे मिलने आ रही हैं। मोना ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, पर सुरेखा चिंतित होकर बोली, आप तो जानती हैं इनका स्वभाव, यह बात बात में मुझे अपमानित करते हैं। भैया भाभी को मैंने आज कुछ तक नहीं बताया है, पर उनके सामने भी कुछ कहते हुए उसका गला रूंध गया। तो दोषी कौन है? सुरेखा, अत्याचार करना जुर्म है तो उसे सहना उससे बड़ा अपराध है। मोना ने उसे समझाया। मोना संवेदना नहीं जानना चाहती थी, पर सोई हुई सुरेखा को जगाना चाहती थी। मोना ने आगे कहा, पति को सब कुछ मनाकर उसके पैरों की जूती बनकर जीवन नहीं काटा जा सकता सुरेखा। पति पत्नी का व्यवहार दोस्त जैसा हो तभी वह सुख दुख के साथी बन सकते हैं। सुरेखा एकटक सी मोना की ओर देखती रही। अगले दिन सुबह ही उसके भैया भाभी आ गए और वह बहुत ही अच्छे थे। सबके लिए उपहार लाए थे। कभी सुरेखा को दुलारते तो कभी आदित्य को। बहुत देर तक सुरेखा को पास में बैठाकर उसका हाल चाल पूछते रहे। सुरेखा यही जताती रही कि वह यहाँ बहुत खुश है। एक दिन रुककर फिर अम्मा जी से अनुमति लेकर सुरेखा को अपने साथ ले गया। सुरेखा को पहला बच्चा होने वाला था, इसलिए वह सुरेखा को अपने पास ही रखना चाहते थे। प्रसव का समय नजदीक आता जा रहा था। सब सुरेखा के लिए चिंतित थे। कभी कभी उसके भाई का फोन आ जाता था। आदित्य और सबसे यही कहते कि उन सब का वहां रहना बहुत जरूरी है। आदित्य ने सुरेखा की स्थिति चिंताजनक बताई थी। अब आदित्य का स्वभाव बदला बदला सा था। चुप्पी का मानो कवच ओढ़ लिया था। उसने न चिंता और न गुस्सा करता उसे देखकर लगता था आदित्य सुरेखा से 2 बोल बोलना चाहता था। उसके जैसा आत्म केंद्रित व्यक्ति के मन में पत्नी के लिए थोड़ा प्यार जागृत हुआ था। यह अपने ही व्यवहार से शुद्ध होकर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। पता नहीं, पर वह बदल रहा था। एक दिन सुरेखा के हॉस्पिटल की खबर सुन के आदित्य के साथ मोना और राकेश भी सुरेखा के मायके पहुंचे। सुरेखा की माँ तो बचपन से ही चल बची थी। भैया भाभी उसकी ऐसी सेवा कर रहे थे जैसे कोई नाजुक फूल हो। वह हैरान सा कभी पत्नी को देखता तो कभी उसके भाई को देखता। भाई का ऐसा प्यार आदित्य ने कभी नहीं देखा था। पिछले साल जब सुरेखा को पेट दर्द हुआ था तो दवा लाना तो दूर, आदित्य अपने ऑफिस में जाकर बैठ गया था। यहाँ कभी तो सुरेखा को फल काटकर खिलाते तो कभी दवा पिलाते। 2 दिन तक प्रसव पीड़ा से छटपटाने के बाद सुरेखा ने बेटी को जन्म दिया था। सुरेखा के भैया भाभी उस बच्ची को हर समय संभालते रहते। इधर से सब कुछ देख के आदित्य के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आया था, पर उसके बाद भी सुरेखा बूझी बूझी सी रहती थी, कम बोलती थी और कभी कभी ही हंसती थी।
उसके बाद आदित्य और वो सब घर आ गए। कुछ दिन बाद सुरेखा को वापस मायके से लाने की बात उठी, पर अचानक सुरेखा के निर्णय ने सबको चौंका दिया। वह बोली, मैं कुछ दिन भैया भाभी के पास रहकर कुछ कोर्स करना चाहती हूँ। यह सुनकर मोना को ऐसा लगा जैसे दंपति के क्लेश सामाजिक प्रताड़ना के कारण सुरेखा का मनोबल शून्य हो गया हो। कहीं उसने आदित्य भैया से अलग रहने का निर्णय तो नहीं ले लिया। अस्पष्ट ही लग रहा था कि कोर्स तो एक बहाना था। वह हम सबसे दूर रहना चाहती थी। उधर आदित्य बहुत परेशान था। इधर सुरेखा के भैया भाभी ने निश्चय किया कि पति पत्नी का यह निजी मामला है, आपसी बातचीत से ही सुलझ जाए तो ठीक है। एक दिन आदित्य सुरेखा से मिलने गया। मोना भी उसके साथ गई हुई थी। सुरेखा कमरे में बेटी के साथ बैठी थी। मोना बाहर बैठी हुई थी। तभी उसे आदित्य और सुरेखा की बातें सुनाई दी। आदित्य ने कहा, मुझे माफ कर दो सुरेखा। लेकिन सुरेखा फिर भी चुप ही बैठी रही। आदित्य ने फिर कहा, सुरेखा, मैंने तुम्हारा मोल कभी नहीं जाना। हाँ, तुम्हारे परिवार में आकर पहली बार जाना कि प्यार और सहानुभूति के बोल से तन मन को कितनी राहत मिलती है। उस समय तब हम 5 वर्ष के रहे होंगे, जब हम दोनों भाई के सिर से पिताजी का साया उठ गया था। उनकी माँ से, उनकी मृत्यु से माँ विचित्र सी हो गई थी। माँ घर को पूरी तरह संभाल नहीं पा रही थी, और ऐसे समय में रिश्तेदार कितनी मदद करते हैं तुम जान सकती हो। माँ का पूरा गुस्सा तब मुझ पर ही उतरता था। मुझे लगता कि वह मुझसे नफरत करती थी। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई माँ अपने बेटे से नफरत नहीं कर सकती। आदित्य ने कहा, माँ इसलिए ऐसा करती थी क्योंकि शायद वह पिताजी की मौत का जिम्मेदार मुझे मानती हो। उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ पतंग उड़ा रहा था। पतंग तार में उलझ गई थी। मेरा दोस्त निकालने लगा और तार से उसे करंट लग गया। पिताजी उसे बचाने आए, लेकिन दोस्त तो बच गया, पर पिताजी नहीं रहे। क्या मैंने उन्हें यह सब कहा था? मैंने कभी नहीं कहा। पर एक बार ताऊ जी ने मुझे ऐसा कहा था, और उसके बाद मैं महसूस करने लगा और अंदर ही अंदर हीन भावना से ग्रस्त हो रहा था। राकेश भैया क्या विरोध नहीं करते थे? सुरेखा ने पूछा। सुरेखा, जब इंसान को अपने पूरे मौलिक अधिकार खुद ब खुद मिलते रहते हैं, तो शायद दूसरी ओर उसका ध्यान कभी नहीं जाता है। मुझे ऐसा ही महसूस होता था। मुझे शुरू में चिड़चिड़ाहट होती थी और बेसुध हो उठता था माँ के इस व्यवहार पर, लेकिन बाद में मैं चीख कर और चिल्लाकर अपना गुस्सा प्रकट करना शुरू कर दिया। बच्चे से अगर उसका बचपन छीन लिया जाए तो उससे किसी प्रकार की अपेक्षा करना निरर्थक लगता है। धीरे धीरे मुझे दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आने लगा। मैंने कई बार तुम्हें प्यार करना चाहा तो मेरा अहम मेरे आगे आ जाता था। जिस भावना को कभी महसूस नहीं किया उसे कैसे बांट सकता था। मैं अपनी बच्ची को खूब प्यार दूंगा, उसे बुरे वातावरण से हमेशा दूर रखूंगा। अब घर चलो सुरेखा। और आदित्य फूट फूट कर रोने लगा। सुरेखा अब कुछ सहज हो उठी थी। सुरेखा समझ गई थी कि ये गुस्से और हीन भावना के बीज ने आदित्य के अंदर खोखलापन और उसके भीतर असुरक्षा की भावना भर दी। फिर इसी वजह से आत्मविश्वास डगमगाने लगा। इसलिए शायद वह उत्तेजित हो उठते थे और चिल्लाने लगते थे। और फिर सुरेखा घर वापस लौट आई। सुरेखा और मोना दोनों मिलकर आदित्य को सहज करने की कोशिश करती, उसे सबके साथ बैठने को कहती, माँ के साथ समय व्यतीत करने को कहती थी। आदित्य धीरे धीरे अपनी सोच में परिवर्तन महसूस करने लगा। वहाँ आदित्य और उसकी छोटी सी गुड़िया बेहद खुश थे, और मोना भी अपनी बेचारी देवरानी को देखकर खुश थी, और सब परिवार मिलकर
खुशी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।